वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, और वो है इलेक्शन कमीशन का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सियासी मंजरनामे पर, और क्या आने वाले दिनों में अब सूरत हाल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को ये केस सुना और फैसला महफूज कर लिया। आज उन्होंने सुबह सवेरे ही ये फैसला सुनाया और उन्होंने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की। इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था 70 सफ़ात पर मुश्तमिल था और इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 8 बैंक अकाउंट्स जो थे वो पार्टी ने जो थे उनकी मिल्कियत को तस्लीम किया। 13 बैंक अकाउंट से उन्होंने मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये भी जो 13 बैंक अकाउंट्स थे ये स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई की सीनियर क़यादत ने ही खोले थे। पीटीआई ने 3 मजीद बैंक अकाउंट्स भी इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं फैसले के मुताबिक। इसके साथ साथ फैसले में यह भी कहा गया कि 35 के करीब गैर मुल्की अफराद हैं और 350 गैर मुल्की कंपनीज हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली। फैसले के आखिरी हिस्से में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से 2008 से 2013 तक जो पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक फॉर्म 1 जमा करवाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थीं और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के तहत शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाता है। 8 साल के बाद फाइनली ये जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का ये सामने आया है, आज जारी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक महज अकाउंटिंग का ज़्यादातर मसला है और इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग साबित नहीं की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट्स में। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस फैसले के ऊपर एक भरपूर रद्द अमल दिया है। आज तकरीबन सारा दिन हुकूमत की जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं उनके लीडरशिप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। दर्जन के करीब जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं आज मुख्तलिफ औकात पे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी वाज़े कर दिया कि अगले 15 रोज़ में हुकूमत फ़ैसला करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ा है उसके तहत रेफरेंस दायर करेगी। क्या सचमुच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो लीगल चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, या जैसे कि उनका कहना है ये केस जो है ये एक बहुत सादा केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का और इससे पार्टी को या इमरान खान साहब को कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये ऑब्वियसली फैसला केस काफ़ी अरसे से चल रहा था। फैसला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ दिनों से ये कहा भी जा रहा था कि जल्दी आने वाला है। पर सर आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, ये कोई ओवर रिएक्शन हम कह सकते हैं इसको हुकूमत का कि एक फैसले के ऊपर, मतलब कि एज आई सेड के लिस्ट एक जो कोई किसी ने बनाई तो वो तो 15 के करीब थी, बट चले हम ये कह लें कि 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज मुख्तलिफ औकात पे हुकूमत के लोगों ने की हैं। ओवर रिएक्शन, टू मच एक्साइटमेंट? आई डोंट नो जी, अगर आप समझती हैं ओवर रिएक्शन है तो फिर ओवर रिएक्शन होगा। ये तो आप फैसला करेंगी या आवाम फैसला करेंगे? नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में 12 एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू पे जरूरत थी इसकी आज? जी, अगर हमने नहीं महसूस की होती तो क्यों करते? हमने तो जरूरत महसूस की तो की, लेकिन अगर आपको लगता है ओवर रिएक्शन है तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता हो। लेकिन सवाल तो फंडामेंटल ये पैदा होता है कि ओवर रिएक्शन किस चीज का है। इस मुल्क में 3 चीजें हैं जो बैंड हैं, जो इलीगल हैं। इस मुल्क में अगर आपने सियासत करनी हो तो आप किसी गैर मुल्की से पैसा नहीं ले सकते, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आती है। आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में भी आती है और फॉरेन फंडिंग में भी आती है। और आप
किसी गैर मुल्क से, उसकी काबीना के किसी मेंबर से या उसकी किसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से, यानी जिस तरह हमारी कंपनियां हैं बेशुमार जो तकरीबन रियासत को ही बिलोंग करती हैं, उनसे पैसा नहीं ले सकते। अगर आप इन तीनों में से कोई भी काम करें तो वो इलीगल फंडिंग होगी। तो आज सुबह एक फैसला आया जिसमें बताया गया कि तीनों चीजें हुई हैं। पीटीआई ने गैर मुल्की लोगों से, वो लोग नहीं जो पाकिस्तान के दोहरी शहरियत रखते हैं या पाकिस्तानी थे किसी जमाने में और कहीं और आबाद हो गए, बल्कि ऐसे लोग जिनमें एक खातून ने तो ट्वीट भी कर दिया है, रुमीता शेट्टी ने ट्वीट भी कर दिया है कि मैं तो समझी थी कि वो एक इमरान खान एक्टर हैं जिनके लिए मैं फंड दे रही हूँ। और इसी तरह वर्षा लूथरा, इसी तरह लीसा एस, चार्ल्स हेन्स, चरणजीत सिंह, ये तमाम लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ और कुछ का पहले नाम ले चुके हैं जिसमें इंदरजीत दोसांझ और बैरी श्मिट और ये तमाम लोग थे, ये पाकिस्तानी शहरी हैं। कानून आपको कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। आपने 355 के करीब, 354 टू बी प्रिसाइज, 354 कंपनियों से जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, आपने उनसे पैसा लिया। कानून ये कहता है कि आप किसी मुल्क से पैसा नहीं ले सकते। आज की जजमेंट में भी लिखा है और उस जो कुछ दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आया है उसमें भी लिखा है कि एक गैर मुल्की काबीना के मेंबर से $2 मिलियन या 2 मिलियन पाउंड लिए गए। ये सब चीजें क्यों मना की जाती हैं? ये मना इस वजह से की जाती हैं कि अगर आप इन लोगों से पैसे लें तो पाकिस्तान की सियासत में फिर आप उन लोगों का असर और रसूख जो है वो बढ़ाएंगे और उनके एजेंट होंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि आप उनसे पैसा लेते हैं। तो अभी आपने एक क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हराम के पैसे से काम करना चाहते हैं, इस वजह से ये पाकिस्तान में फंड रेजिंग करते हैं। तो ये बाहर की कंपनियों से पैसा लेना या इंदरजीत साहब से पैसा लेना, डॉक्टर साहब माफ करिएगा, शेट्टी साहिबा से, ये हलाल है? ये हमारा डॉक्टर पैसा साहब हराम है और ये पैसा हलाल है? कहिए आप। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिस्टिंक्शन कर रही है बिटवीन प्रोहिबिटेड फंडिंग एंड फॉरेन फंडिंग, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते। आपके ख्याल में प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग जो है ये ओवरलैप करती है कई केसेस में। जी, प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो कानून है, अगर आप खोल के पढ़ लें और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, मेरे टेलीफोन में है एक जगह पे, तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि आप किसी गैर मुल्की हुकूमत से या उसके किसी काबीना के रुकन से या उसकी किसी एंटरप्राइज से जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, आप पैसे नहीं ले सकते। वो प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं होगी, वो फॉरेन एडेड फंडिंग होगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी नहीं सर, और बट बाकी तो आपने जो फॉरेन नेशनल्स के नाम लिए हैं ना, वो तो एक ही केस है फिर जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जिसका जिक्र था कि वो फिर फॉरेन फंडिंग का। जी मैंने नहीं तो एक ही केस से क्या होता है, जरा मुझे कानूनी तौर पे समझा दें। आपने शायद मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश करी हूँ ना सर। नहीं सर, मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश करी हूँ क्योंकि आपने ऑब्वियसली वो शेट्टी साहिबा और वो वगैरह के नाम लिए। कानून ये कहता, जी मैं बता रहा हूँ आपको, कानून ये कहता है कि अगर आप किसी भी मुल्क से, इजराइल से, भारत से, किसी और मुल्क से, अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से, अगर किसी भी मुल्क से आप पैसा लें, चाहे एक मुश्त में 2 मिलियन पाउंड ले लें या 100,000 डॉलर्स करके 10 मुल्कों से लें, सही सर, तो आप फॉरेन एडेड फंडिंग में आ जाते हैं। वही कानून कहता है कि आप गैर मुल्की शहरी से भी किसी से पैसे लें तो वो फॉरेन एडेड फंडिंग में आ जाता है। आप कानून पढ़ लीजिए। तो जहां पे प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात हो रही है वो ठीक बात है। जी प्लीज। बिल्कुल ठीक। जी हसन साहब, आपने सुनी गुफ्तगू जो डॉक्टर साहब ने की। हसन साहब, ऑब्वियसली अब मसाइल तो बहुत है। जो एक जजमेंट सामने आई है ईसीपी की, जो बातें की डॉक्टर साहब ने, उन सब का भी जिक्र है। पर सर उसके अलावा भी क्लियरली ये भी कहा है ईसीपी ने कि आपने उनसे अकाउंट्स छुपाए, आपने उनसे जो डोनेशंस आई वो भी छुपाई। अब बहुत सीरियस इल्ज़ामात हैं सर जो जजमेंट सामने आई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पहले तो आरिफा जो आपने बात शुरू की ना कि इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से आज देखने में आई, ये बेसिकली जाहिर ये करता है कि अब पूरा का पूरा जोर ये है कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ गठ जोड़ करके बैक डोर से किसी तरह खान साहब को, पीटीआई को पीछे किया जाए, क्योंकि अवाम की अदालत में तो अब इनका कोई स्कोप नहीं। 17 जुलाई को ये बात खैर हो। सर आप पहले और ईसीपी ये के इल्जामात पे तो जवाब देना। मैं आ रहा हूँ, हाँ। मैं आ रहा हूँ। सर देखिए, ये भी आज का ही पार्ट है, ये एक डेस्परेशन शो करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो पूरा इनका बयानिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारत इसराइल फंड कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने जब फॉरेन फंडिंग होती तो 500-500 $1,000 करके कोई फंड करता है। तो ये जो आर्गुमेंट की रिडिकुलसनेस थी, यानी कि मज़हका खेज जो इल्जाम थे, मैं समझता हूँ कि वो भी इस 22 फैसले के बावजूद वो लोगों के सामने आ गए। तीसरी बात आपने कही कि इलेक्शन कमीशन ने तो बड़ी संगीन बातें की और फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग की आपने बात भी की। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की संगीन बातों का मैं क्या कहूं, इलेक्शन कमीशन की किसी बात के ऊपर कोई इतबार है? कभी आपने देखा है रिसेंट पास्ट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इंसाफ मिला हो? हमें तो पता था कि इधर कहाँ आना है। कल भी किसी ने टीवी शो सर ईसीपी ने ही पंजाब में बाई इलेक्शंस करवाए हैं जो आप लोगों ने कितनी फेयरली एंड स्क्वेयरली जीते हैं, अब ऐसा भी तो ना करें। बिल्कुल। तो उससे पहले याद है आपको राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा था? आज तक ईसीपी ने उसमें नोटिस किया कि 4-5 रुकन गायब हो सकती हैं। जितनी प्री पोल रिगिंग पंजाब में हुई पहले कभी देखी गई है? वो तो जब लोगों के मार्जिन इतने बढ़ जाए वोटिंग के, तो वो क्या कर सकती हैं? आपने वो तो रिजर्व सीट का नोटिफिकेशन नहीं करना चाहते थे। हसन साहब अब वेरी क्विकली सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, 30 सेकंड्स। इल्जामात जो आप कह रहे हैं जजमेंट में है वो सारे ईसीपी का बायस है, यस और नो सर? देखिए, कुछ प्रोसीजरल चीजें हो सकती हैं, हम इसका जायजा ले रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये फैसला बदनीयती पे मबनी है। बिल्कुल। और इसके अंदर से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसको फॉरेन फंडिंग कहा जा सके। प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर भी उन्होंने हमारे जो शवाहिद थे वो नहीं देखे और वो लेके हम अदालत में जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर वो उर्दू का मुहावरा है, खुदा पहाड़ निकला चुहा, और इसीलिए डेस्परेट होकर 12-14 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर फैसले में कुछ होता तो 12 लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करनी पड़ती। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, हसन खावर साहब से और अहमद बिलाल महबूब साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ईसीपी का जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में। डॉक्टर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब की आपने बात सुनी, तो सर अब हम जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज फरमाया, तो सर अब क्या फैसला आप लोगों ने कर लिया है? ये केस हुकूमत की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा टू बैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, इस वक्त वो जो फैसला आया है वो तमाम कानूनी माहिरीन जो हैं, हमारी वजारत जो है लॉ एंड जस्टिस, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आप जी सर, मुझे आपको आपकी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी भरपूर आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन साहब, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब की बात सुनी सर। लगता है डॉक्टर साहब इज नॉट विद अस एट द मोमेंट, थोड़ी देर में हम उनको फिर से कनेक्ट करते हैं। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जी, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। अब मुझे ख्याल में आपका कुछ कनेक्शन में। डॉक्टर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब की आपने बात सुनी सर, तो क्या अब हम ये समझें कि आप लोगों ने फैसला कर लिया है, ये केस वफाकी हुकूमत जो है अब सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए? देखिए, ये फैसला तो इस वक्त कानूनी माहिरीन जो हैं उनसे मुशावरत जारी है। उनको जो फैसला ईसीपी का आया है वो भेज दिया गया है। अटॉर्नी जनरल का दफ्तर, हमारा जो लॉ एंड जस्टिस का दफ्तर है, वो तमाम इसको देख रहे हैं और जब अच्छी तरह से तज्जिया कर लेंगे तो उसके बाद इस पे फैसला किया जाएगा। ये तो अभी आज फैसला आया है तो इस पे कानूनी मुशावरत का अमल जारी है। मगर मैं दो बातें आपके साथ इजाफी करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप माने लें कि ये जो इल्लीगल चीज़ें हैं ये कसदन नहीं की गई, ये इत्तफाकन हो गई। अगर ये इत्तफाकन होती तो फिर आरिफ नकवी साहब डायरेक्टली यहाँ पे पैसे भेज देते, चूंकि इत्तफाकन गलती कर रहे थे, या जो फौरन किसी एक मुल्क के वजीर ने पैसे भेजे हैं वो सीधा से भेज देते यहाँ पे पीटीआई को। फिर ये वूटॉन क्रिकेट क्लब जो एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक इंस्ट्रूमेंट बनाई गई, वो बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए ना, अगर नकवी साहब
2 मिलियन पाउंड भेजना चाहते थे या 1.2 मिलियन पाउंड भेजना चाहते थे या कोई फॉरेन मुल्क भेजना चाहता था और गलती से भेजना चाहता था, उसमें कोई मकसद इल्लीगल नहीं था, तो फिर ये कंपनी वूटोंग का ड्रामा रचाने के लिए, यानी काले धन को, इल्लीगल मनी को सफेद करने की जरूरत क्या थी? पहली बात। दूसरी बात यह है जो उतनी उससे ज्यादा अहम है कि अगर ये इत्तफाकन आया होता तो फिर जिसने पैसे भेजे उसे फायदा तो नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया कि के इलेक्ट्रिक, जिसके मालिक आरिफ नकवी साहब थे, उनको 2 रिलीफ दिए गए। एक तो उनका 15 साल पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट, एक कमिटमेंट थी 1 बिलियन, कुछ कमिटमेंट्स हमने उनसे अपने दौर में पूरी करवा ली थी, गैस के 2 कारखाने उन्होंने लगाए। एक इजाफी कमिटमेंट थी $1 बिलियन, यानी $1000 मिलियन। तो डॉक्टर साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो सर आप ये कह रहे हैं कि 2012 में आरिफ नकवी साहब को ये मालूम था कि इमरान खान साहब पावर में आएंगे, इसलिए उन्होंने उनको तब पैसे दिए ताकि जब वो पावर में आए तो वो उनसे काम करवा सके? नहीं, पैसे तो वो थ्रू आउट 25 साल से दे रहे हैं। आपने देखा नहीं है इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट? आपने देखी नहीं है इमरान खान साहब की एक स्पेसिफिक केस का जिक्र किया, तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसी का जिक्र कर रहा हूँ ना। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ कि 25 साल से इमरान खान साहब को वो पैसा दे रहे हैं। वैसे आपने मेरी बात काट दी। नहीं, बट कैन यू अलाउ मी टू गिव द क्रिमिनल एक्टिविटी? आप रोक रही हैं मुझे वो बयान करने से। तो यहाँ पे $1 बिलियन की एक कमिटमेंट थी, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट थी दतांग कोल प्लांट की। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो सबसे पहले तो आपको याद होगा अखबारों के फ्रंट पेज पे आया कि तमाम मसाइल के इलेक्ट्रिक के हल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद 2020 के अंदर एक कमेटी में, जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी थी, जिसको हसन साहब, if you allow me, जी हसन साहब, बहुत संजीदा इल्जाम लगाया है डॉक्टर साहब ने। चलिए बाद में बात कर लेंगे। जी हसन साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत संजीदा इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं कि पैसे आरिफ नकवी साहब ने दिए और जब आप लोग पावर में आए तो इमरान खान साहब ने के इलेक्ट्रिक को कंसेशंस दी बहुत सी, एंड इट वाज इन एक्सचेंज फॉर दैट मनी। अच्छा देखिए, मेरा तो ख्याल है बहुत ही गैर संजीदा इल्जाम है ये, क्योंकि ये सोचना कि गैब का इल्म था उनको और 2012 में उन्होंने वूटोन क्रिकेट क्लब बना के एक ऐसे अकाउंट में डाले पैसे जिसको हमने डिक्लेयर किया और वो रिश्वत के पैसे थे। कई साल बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी और उस वक्त उनको फेवर चाहिए होगी, और क्योंकि इमरान खान साहब ने आते ही कहा कि के इलेक्ट्रिक के मसले हल कराने हैं कराची के शहरियों के लिए, तो इसलिए तो ये प्रूव हो गया। तो मेरे ख्याल में तो इससे ज़्यादा तो गैर संजीदा इल्ज़ाम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि वूटोन क्रिकेट क्लब जो है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मल्टीनेशनल का नाम है, जो अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा कि जी ये कैटेगरी उसके अंदर आती है। तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट दिया, आज पूरे दिन प्रेस में बयान हल्फी था, उसके ऊपर सर्टिफिकेट पे आप पढ़ें, वो लिखा होता है टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज। कोई एफिडेविट नहीं होता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एक रूटीन में होता है और आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस करके वो जमा कराना होता है। देखिए मैं आपको फिर हसन साहब, बट ये अब मतलब कि आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं सर, बट एथिकली देखें, इफ आई कैन जस्ट एड इट हियर सर, एथिकली तो अच्छा नहीं लग रहा ये द फैक्ट कि आप लोगों की इतनी डोनेशंस आई, आरिफ नकवी साहब ने दिए, वूटन क्रिकेट के थ्रू दिए, और वो जब आप पावर में आए तो ही वाज समबडी द गवर्नमेंट हैड टू डील विद, और कंसेशंस हैं वहां। ये कह देना कि पहले से पता नहीं था, बट सर ये तो सबको मालूम था कि एक बड़ी पार्टी है, किसी ना किसी दिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर में आना था, और केपी में तो हुकूमत भी है आप लोगों की, तब भी थी। आरिफा, अबराज कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन थी के इलेक्ट्रिक वाली, वो कब कंसीव हुई? वो खान साहब ये हमारी गवर्नमेंट में कंसीव हुई है। देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा, आप देखें इसकी 3 एंगल हैं, एक एथिक्स है, एक लीगैलिटी है, एक पॉलिटिक्स है। आप तीनों की बात कर लें। एथिक्स के ऊपर या तो खान साहब ने आकर कहा होता कि के इलेक्ट्रिक जो है अबराज कैपिटल को दे दे, तो ये बात समझ आती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लीगैलिटी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वूटोन क्रिकेट क्लब कौन सी मल्टीनेशनल है, और मुझे इसमें एथिकल, और इसमें असल चीज़ ही सियासत है। और सियासत ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम बातें इधर उधर की जोड़ के किसी तरह कोशिश की जा रही है, क्योंकि ख्याल ये था इनका, और अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन कमीशन का ये दायरा कार नहीं है। सिर्फ डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं बात कर लूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल ये बात ठीक की
कि ये इनका ख्याल था बाज़ लोगों का कि जी पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, उनका दायरा इख्तियार नहीं है। पूरा प्रेमाइस इस चीज़ पे बनाया गया कि जी फॉरेन फंडिंग है और बाकी मुल्कों से आ रही है। अब जो चीज़ें निकली हैं, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी की बेबी है, कोई वोटान क्रिकेट क्लब है जो हमारी इंटरप्रिटेशन के अंदर मल्टीनेशनल में आती नहीं है। देखिए फॉरेन फंडिंग, लोगों को समझाएं तो सही, फॉरेन फंडिंग का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके मुल्क की, उसको ऑर्गेनाइज्ड कोई बाहर की मुल्क की गवर्नमेंट, उनके कैबिनेट मेंबर्स, उनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फंड कर रही हो फॉर देयर एजेंडाज, तो वो जी कौन सी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हसन साहब? जी डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, फिर मैंने अहमद साहब के पास भी जाना है। जी आज के फैसले में भी लिखा हुआ है और जो फाइनेंशियल टाइम्स में भी आया है कि आपने जीसीसी की एक हुकूमत के वजीर से 2 मिलियन पाउंड लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हुकूमत से नहीं लिया और कानून ये कहता है कि आप नहीं ले सकते, वो फॉरेन एडेड फंडिंग में आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं लिए? जी हसन साहब वेरी क्विकली सर, मैंने अहमद साहब के पास जाना है। नहीं है, ये सारे पैसे ले उनका सोर्स है, ये रिलीफ क्यों दे रहे हैं? देखिए आपने मलिक रियाज साहब से पैसे लिए और उनसे भी 450 कनाल जमीन ले ली, इनसे 2 मिलियन पाउंड लिए और उनको भी $1 बिलियन का फायदा दे दिया और अभी भी आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। ये तो कैसे बात नहीं, फिर बात क्या हो? डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली बात यह है कि एक चीज 2012 की जोड़ लें, एक 18 की जोड़ लें, एक 21 की जोड़ लें और एक फसाना बनाने से वो हकीकत तो नहीं बन जाता। जो फैक्ट तो मलिक रियाज साहब से कह रहा हूँ कि ये बायस फैसला जो है 450 उससे भी क्लियर हो गए। तो ये तो साथ मलिक रियाज साहब का तो नाम मैंने नहीं फैसले में पढ़ा डॉक्टर साहब, मलिक रियाज साहब का नाम तो नहीं लिखा हुआ इस फैसले में। सुनिए देखिए, अगर अभी आप नहीं देखिए, $1 मैं मलिक रियाज अगर मलिक रियाज 450 कनाल उनसे जमीन ले ली, ये क्या? ये तो साथ साथ है ना। सिर्फ मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी हसन साहब और डॉक्टर साहब, मे आई टेक द इंक्लूड अहमद साहब इन द कन्वर्सेशन हियर, अगर आप लोग इजाजत दें। जी मुझे एक मिनट रिस्पॉन्ड करने दें। मलिक रियाज साहब का नाम 30 सेकंड्स हसन साहब, नॉट मोर देन दैट। अगर आपके उनका नाम इलेक्शन कमीशन के फैसले में तो है नहीं, और अगर आपके ख्याल में तो उनका नाम किसी करप्शन में तो आप लोग रेफरेंस बनाएं, गवर्नमेंट में तो आप लोग बैठे हैं, हम तो नहीं बैठे। हसन साहब इफ आई कैन, कोई ताल्लुक नहीं है। जी नाजरीन, अब मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद बिलाल महबूब साहब से यही इशू जो है, जो दोनों डिस्कस कर रहे थे, वो उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, हसन खावर साहब से, और हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, सरबराह हैं पिलडैट। वेलकम टू द शो सर। जी अहमद साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले, आप तो ने हमें अभी ज्वाइन किया है, बट हमारे साथ मौजूद थे हसन साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। एंड ऑब्वियसली सर, उनकी दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है ईसीपी की इस जजमेंट की, वो ज़रा काफ़ी फासला है दोनों में, टू पुट इट पोलाइटली। सर, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? क्या सचमुच खोदा पहाड़ निकला चूहा है, जैसे हसन खावर साहब कहते हैं, या जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो फॉरेन फंडिंग का केस है सीधा सीधा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अगर किसी की तवक्कुआत कोई गैर हकीकत पसंदाना थी तो उसकी बात तो अलग है, वरना इस कानून के मुताबिक जिसके तहत की शिकायत की गई थी इलेक्शन कमीशन से और ये सारी तहकीकात हो रही थी और केस चल रहा था, उस पर तो यही मैक्सिमम हो सकता था। मेरे ख्याल में पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे और बुरा क्या फ़ैसला आता? देखिए ना, इसमें तो यही डिटर्मिन करना था कि प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, और उन्होंने कहा हाँ जी हुई है, और प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर फॉरेन फंडिंग भी शामिल है, उन्होंने कहा हाँ जी वो भी शामिल है। और तीसरा ये कि पार्टी के सरबराह ने जो सर्टिफिकेट दिया है, क्या वो दुरुस्त है या इनएक्यूरेट है, तो उन्होंने कहा वो इनएक्यूरेट है। अब आप इसको डिस्प्यूट कर लें इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट को और ऑर्डर को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा तो बुरा नहीं हो सकता था, और वही हुआ है। बाकी अगर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इसके नतीजे में पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उसकी जो क़यादत है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, वो नहीं होगी। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही नहीं था।
वो तो अगले मरहले की बात है। बट अहमद साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि मगर ये जो जजमेंट है जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर अब इसको अगर आगे लेके चलें तो क्या द लॉजिकल एंड इज के पार्टी बैन हो सकती है और डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए, इस आज की ऑर्डर ने इलेक्शन कमीशन के एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी है जिसकी बुनियाद पे फेडरल गवर्नमेंट अब ये डेक्लेरेशन दे सकती है, उनका प्रेरोगेटिव है कि एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, लिहाजा उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और फिर 15 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात पेश करें और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला कर ले। ये एक बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का जो हनीफ अब्बासी साहब वाला केस है उसके बारे में लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में, और फॉरेन फंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह डिफाइन कर दिया कि वो इतना आसान नहीं होगा साबित करना। मैं तो बहुत हैरान होता हूं जब ये डिस्टिंक्शन डिस्कस होती है। आप देखिए ना, कानून के अंदर जो लिखा हुआ है आपके, ये आर्टिकल, ये जो आपका सेक्शन 6(3) है उसी के अंदर लिखा हुआ है, और उस प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर उसका एक हिस्सा है फॉरेन फंडिंग। यानी आपकी प्रोहिबिटेड फंडिंग इस तरह भी हो सकती है कि आप मुल्क की कंपनियों से लें, यानी पाकिस्तानी कंपनियों से पैसा लें, वो गैर मुल्की तो नहीं है लेकिन वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर आप किसी गैर मुल्की कंपनी से लेंगे तो वो प्रोहिबिटेड भी होगा और फॉरेन भी होगा। तो मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें क्या डिस्टिंक्शन है और इसमें क्या सही। आप कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। ये दोनों बातें आज के फैसले में लिखी हुई हैं कि ये प्रोहिबिटेड भी है क्योंकि कुछ पाकिस्तानी कंपनियों से भी हुई है और कुछ गैर मुल्की कंपनियों से भी हुई है। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और हसान खावर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ईसीपी के जो फॉरेन फंडिंग केस में आज फैसला आया है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल, क्या सचमुच आपकी ज़ाती राय में पाकिस्तान में आज भी हमें इस तरह के कवानीन की ज़रूरत है और इस तरह के फैसलों की ज़रूरत है कि हम सियासी जमातों को बैन करें, लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करें? मुझे नहीं मालूम जी। मुझे तो ये मालूम है कि 2 मिलियन या 3 मिलियन पाउंड नहीं, सुनिए, 2 या 3 मिलियन पाउंड लिए और उसके बाद एक कंपनी को 1 बिलियन 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया, और बात ये कर रहे हैं कि बाद में पहुंचाया ना, और ना सिर्फ वो फायदा पहुंचाया बल्कि 300 अरब की मुफ्त बिजली दे दी। मुफ्त नहीं दी, 300 अरब की इजाफी बिजली दे दी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि 650 मेगावाट बिजली देंगे, इन्होंने 2050 उनका 1000 मेगावाट का उनको छुट्टी दे दी कि वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ना करे, और सरकार की बिजली जो है, जो लोगों पे लोड शेडिंग होती है, वो इजाफी 1500 मेगावाट उनको दे दी। और लॉजिक नहीं, आपके सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आप एक बंदे से पैसे लेते हैं $250 मिलियन मलिक रियाज से, और उससे आप 450 कनाल जमीन ले लेते हैं, और अभी भी आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अगर मुल्क के अंदर कानून है तो यकसा है, और अगर एक शख्स को इस बात पे आप डिस्क्वालीफाई करते हैं कि वो अपने बेटे की कंपनी से पैसे ले सकता था, गर्चे नहीं लिए मगर ले सकता था, वो मिस डिक्लेरेशन है और इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं है, इस वजह से वो वजीर आजम नहीं है, इस वजह से वो पार्टी का सदर नहीं, तो किसी और के सर पे सुर्खाब के सीन लगे हुए हैं कि 5 साल वो झूठ बोलता रहे अंडर ओथ, और कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के अंडर ओथ लिख के देता रहे कि ये स्टेटमेंट सही है, और अकाउंट छुपाता रहे। और आप ये सवाल पूछे मुझसे, ये अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बैनिंग के बारे में पूछा ना सर, क्या वो भी सही है, हमें करना चाहिए? आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जो किसी और मुल्क के कैबिनेट मेंबर से पैसे लें, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जो बाहर की कॉरपोरेशन से पैसे लें, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जो इंदरजीत दोसांझ से पैसे लें या शेट्टी से पैसे लें? अगर आप समझती हैं कि होनी चाहिए तो चलाएं, फिर सबको इजाजत दें, सब बाहर से जाके इधर उधर से रूस वूस से पैसे लाएं यहाँ पे। यानी आप एक तरफ तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इंपोर्टेड है, एक हाथ में लिफाफा किया कि ये लिफाफा दिखाऊंगा नहीं, इसमें मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आर्टिकल 5 लगा दें। बिल्कुल सही सर। अगर मैं अब ये हसान साहब से,
जी हसन साहब, सर बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहब ने इन सम वेज कि आप लोगों ने इतने साल इल्जामात लगाए, कभी चोर किसी को कहा, कभी इम्पोर्टेड हुकूमत कहा, कभी साजिशी कहा। तो सर आई मीन यू नो शायद आज जो कुछ हो रहा है वो उसी का नतीजा है कि आप ऐसा कल्चर बन गया है कि उसमें लोग आपके खिलाफ भी इल्जामात जो है उनको भी यकीन करेंगे। नहीं तो फिर आरिफा ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप पार्टी बना दें और उसके फैसले की आड़ में आप ये कह दें कि पिछले 30 साल में जो करप्शन हुई है वो सारी ठीक है, क्योंकि हम इल्जाम लगाते आए हैं, हम इनकी करप्शन के खिलाफ शोर मचाते आए हैं, तो इसलिए जो है आप इस तरह की बातें करें। हसन साहब, ये जो अब करप्शन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द किए जाए। डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताएं, हमजा शहबाज शरीफ ने आज तक रिकॉर्ड पे आके मकसूद का जवाब नहीं दिया, सुलह का जवाब नहीं दिया, और रिकॉर्ड हमजा ने कहा कि जी ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। ये किस किस्म की ट्रांजैक्शंस थी? और अब आप देखें, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग एक फैसले को बुनियाद बनाकर एक फसाना जोड़े। देखिए, अगर आप आरिफा ये चाहती हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपने मेरी बात सुन लें, आपकी अब आप देखिए, अगर आप बात नहीं करने देंगे, आप मैंने डॉक्टर साहब की बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। डॉक्टर साहब देखें, बात ये है कि आप जो असल हकीकत है ये लोगों को पता है, और लोगों को ये पता है कि पहले आप लोग सारी अपनी 30 साल की सियासत को दफन करके इकट्ठे हुए, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के सर पे सहरा बनता है कि खुद पीएम बनने के लिए उन्होंने आपकी पूरी पार्टी की सियासत को खाई में डाल दिया, अपने केसेस को पेंड किया, और अब उनको पता है कि 17 जुलाई को जो पंजाब में हुआ है वो इस फ्लॉड फैसले को बुनियाद बनाकर आप लोग एक फसाना खड़ा करना चाहते हैं। ना ये अदालतों में चलना है, ना ये अवाम को एक्सेप्टेबल होगा, और ना ही इससे उनके जो केसेस हमने आकर दोबारा उसको निकालना है उसमें कोई फर्क पड़ेगा। लोगों को इस मुल्क में अच्छी तरह पता है कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। ये वोट-ऑन क्रिकेट क्लब से अगर आपके ख्याल में लोग ये समझेंगे कि ये कोई मकसूद चपड़ासी के मुकाबले का केस है, तो ये नहीं है। ये क्रिकेट क्लब में एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने पैसे इकट्ठे किए थे। ये लोगों को नजर आ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि ये इंडिया इसराइल की जो सारी बातें थी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कौन है और किसके तांते कहाँ से बंधे हुए हैं। अच्छा हसन साहब, अब डॉक्टर साहब को अगर थोड़ा सा जवाब देने दें, बिकॉज वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम देन। जी डॉक्टर साहब। जी मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इनका जो हर चीज़ है वो हलाल है। ये कंपनियों से पैसे लें वो हलाल हैं, ये इजरायली सिटीजन से पैसा लें वो हलाल है, ये इंडियन ओरिजिन के लोगों से पैसा लें वो हलाल हैं, ये गैर मुल्की मुल्कों से पैसे लेके यहाँ पे कैंपेन चलाएं वो हलाल है। इनको मकसूद चपड़ासी की तकलीफ है, इनको रुमीता शेट्टी की नहीं है, इनको वर्षा लूथरा की नहीं है, इनको इंद्रजीत दोसांझ की नहीं है, इनको कोई एतराज नहीं है चरणजीत सिंह से पैसे लेने पे, लेकिन इनको सिर्फ एक ही पता है कि मकसूद चपड़ासी, इनका हराम हलाल है, बाकी सबका हलाल भी हराम है। ये इनका एक तरीकाकार है जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है इस वक्त। रोज उठते हैं कीचड़ की एक बात जल्दी से पता है, हम अगर रिश्वतें भी लें, हम रिश्वत भी लें, सुने मेरी बात, मेरी बारी है बात करने दें, 10 सेकंड ये रिश्वत भी लें, रिश्वत लेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फायदे लोगों को दें, मगर ये हलाल है। डॉक्टर साहब मकसूद चपड़ासी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।